भैया हेलो हेलो हेलो, जल्दी से आ जाओ, फटाफट आ जाओ भाई, जल्दी करो। आवाज आ रही है तो एक बार थम्स अप कर दो। आवाज आ रही है तो थम्स अप कर दो। हेलो हेलो, जल्दी जल्दी आ जाओ भाई। हेलो, आवाज आ रही है क्या? राहुल कुमार, एक मिनट। बता दो, आवाज आ रही है? नमस्ते नमस्ते नमस्ते, जल्दी जल्दी आ जाओ। आज अपने जो एम्स गोरखपुर है उसकी जो एमसीक्यू क्लास है उसका थर्ड लेक्चर है आज, जिसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे लेवल के एमसीक्यू लेके आ रहे हैं बच्चों आपके लिए। सर मेरी इंटर्नशिप आ गई हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस राहुल जी, आपको बहुत बहुत बधाई। बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन, 17 को ज्वाइन करना है, बहुत बढ़िया। चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसके अंदर अपन देखने वाले हैं एम्स गोरखपुर की एमसीक्यू सीरीज। बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन लेके आया हूं बच्चों, जवाब देना शुरू करते हैं। फटाफट आ जाओ भाई, 4-5 जने ही आए हैं, जल्दी जल्दी आओ। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपकी स्क्रीन पर सर यहाँ एक्सरे रेडियोग्राफर की क्लास होती है। हाँ हाँ हाँ, रेडियोग्राफर की क्लास होती है। जो एम्स गोरखपुर में अभी 4 रेडियोग्राफर और एक रेडियोथेरेपी की पोस्ट आ रखी है, उसके लिए अपन ये एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं बच्चों। तो मेनली जो जिसने बीआरटी और डीआरटी कर रखी है उनके लिए ये लेक्चर बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखो और आंसर दो, और फटाफट आंसर देना है अपने को। बताओ बताओ बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों बताओ क्या होगा इसका आंसर। रेडिएशन एक्सपोजर कैन बी मेजर्ड बाय, जो एक्सपोजर है, रेडिएशन एक्सपोजर है, उसको अपन मेजर कैसे करते हैं, किन किन चीजों से मेजर कर सकते हैं। कुछ डोजीमेट्री डिवाइस होती है,
जो डोज कैलकुलेशन के अंदर अपन जिसको यूज करते हैं, अंकिता जी ने बी बताया है, देखते हैं। सेंटिलेशन डिटेक्टर, हाँ सेंटिलेशन डिटेक्टर का अपन यूज करते हैं, बढ़िया। और कोई, देखो सारा ऑप्शन देख लेते हैं अपन। सबसे पहला है आयोनाइजेशन चैम्बर, आयन चैम्बर भी अपन यूज करते हैं बच्चों, डोज कैलकुलेशन के लिए अपन आयन चैम्बर भी यूज करते हैं। सेंटिलेशन डिटेक्टर भी अपन डोजीमेट्री कैलकुलेशन के लिए या फिर एक्सपोजर को मेजर्ड करने के लिए अपन यूज करते हैं। जीएम काउंटर भी करते हैं, जीएम काउंटर भी एक डोजीमेट्री डिवाइस है। तो यहाँ पर अपने आंसर तीनों जा रहा है ना, तीनों यूज कर सकते हैं अपन। आयोनाइजिंग चैम्बर, सेंटिलेशन डिटेक्टर और जीएम काउंटर, ये तीनों डोजीमेट्री डिवाइस है जिनको अपन यूज करते हैं एक्सपोजर को मेजर करने के लिए, डोज को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो ऑल द अबव, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन मेमोग्राफी ट्यूब एनोड किसका बना होता है? जो मेमोग्राफी होती है, मेमोग्राफी की जो ट्यूब है उसके अंदर अपन एनोड जिसे टारगेट मटेरियल बोलते हैं वो किसका बना होता है? सर एक्स-रे टेक्नीशियन में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है? देखो एक्स-रे टेक्नीशियन के अंदर जो 2 ईयर का जो डिप्लोमा कोर्स होता है और 3 ईयर का डिग्री कोर्स होता है। डिग्री और डिप्लोमा कोर्स के जो सिलेबस है उसके अंदर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, साथ में डार्क रूम, एक रेडियोग्राफी का सब्जेक्ट है डार्क रूम, एंड साथ में पोजिशनिंग। और रेडियोग्राफी फर्स्ट और सेकंड के 2 अलग अलग चैप्टर होते हैं जिसके अंदर एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, पैट स्कैन, इनके बारे में पढ़ा जाता है। फिर रेडिएशन फिजिक्स का एक टॉपिक आता है अलग से, उसके अंदर रेडिएशन फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं, किस तरह से एक्सरे जनरेट होता है, डोज डिलीवरी वगैरह के काम, ट्रीटमेंट प्लानिंग, कैंसर की ट्रीटमेंट प्लानिंग, रेडियोथेरेपी का काम हो गया। तो रेडियोथेरेपी, रेडियोग्राफी, रेडिएशन फिजिक्स, इमेजिंग मोडिलिटीज और एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, ये मेनली सब्जेक्ट रहते हैं जिनको अपन पढ़ते हैं। ठीक है, डिग्री और डिप्लोमा दोनों करना पड़ता है? नहीं, आप डिग्री कर सकते हैं, आप डिप्लोमा कर सकते हैं, अलग अलग है। डिग्री 3 साल का होता है, डिप्लोमा 2 ईयर का कोर्स होता है। और डिग्री के अंदर ये फायदा है कि जिस बच्चे ने डिग्री की है वो सीधे सेंट्रल के एग्जाम दे सकता है। जितने भी सेंट्रल के एग्जाम होते हैं, चाहे एम्स का, एम्स सीआरई हो गया, अलग अलग एम्स के अलग से जो एग्जाम आ रहे हैं, जिस तरह से ये एम्स गोरखपुर का एग्जाम आया है, इसके अंदर डिग्री वाला सीधे एग्जाम दे सकता है। डिग्री करने के बाद में यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आपको 2 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए होगा 100 बेड वाले किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, उसके बाद में आप ये एग्जाम दे सकते हो सेंट्रल वाले। बाकी स्टेट के अंदर अभी दोनों को, जिसने डिप्लोमा किया, डिग्री किया, दोनों को बराबर मान्यता है। दोनों ही वैकेंसी के अंदर एलिजिबल है। और अपने राजस्थान, यदि मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर सीधी भर्ती आती है परसेंटेज बेस पर, जिसके अंदर डिग्री और डिप्लोमा वाले दोनों एलिजिबल रहते हैं। ठीक है, ओके। इस क्वेश्चन का आंसर दो मुझे। मेमोग्राफी ट्यूब के अंदर एनोड किसका बना होता है? क्या टंगस्टन का बना होता है? जो नॉर्मल एक्स-रे ट्यूब होती है उसके अंदर टंगस्टन का बना होता है। कोबाल्ट तो यूज नहीं करते अपन टारगेट मटेरियल, बेरिलियम भी नहीं करते यूज अपन। तो ऑप्शन बचा अपने एक ही, मॉलिब्डेनम। ये अच्छा क्वेश्चन है। मेमोग्राफी के अंदर अपन मॉलिब्डेनम को यूज करते हैं एज ए एनोड। ठीक है, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल्म बेस इज यूज टू मेजर, फिल्म बेस क्या मेजर करने के लिए होता है? क्या वो एक्सरे के लिए होता है? क्या अल्फा पार्टिकल के लिए होता है? क्या बीटा पार्टिकल के लिए होता है? क्या गामा पार्टिकल के लिए होता है? क्या न्यूट्रॉन के लिए होता है? किसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं बताओ? फिल्म बेस एक डोजीमेट्री डिवाइस है, उसको अपन क्या मापने के लिए यूज करते हैं बताओ? बताओ भाई, जल्दी बताओ। फटाफट जल्दी बताओ। फिल्म बेस को किस लिए यूज करते हैं? बीटा, अल्फा एंड डेल्टा रेडिएशन। अल्फा के लिए नहीं करते हैं ना,
एल्फा अपन नहीं देखते हैं, फिल्म बेस अपन एल्फा के लिए यूज नहीं करते हैं बच्चों, ध्यान रखना आप, है ना। फिल्म बेस एल्फा के लिए यूज नहीं करता है, फिल्म बेस एल्फा के लिए नहीं करते हैं, बीटा के लिए करते हैं, गामा के लिए करते हैं, और न्यूट्रॉन, थर्मल न्यूट्रॉन के लिए करते हैं अपन। एल्फा के लिए नहीं करते हैं, एल्फा के लिए नहीं करते हैं, गामा के लिए करते हैं, थर्मल न्यूट्रॉन के लिए, सॉरी, थर्मल न्यूट्रॉन के लिए करते हैं, डेल्टा के लिए नहीं करते हैं, डेल्टा के लिए नहीं करते हैं। तो इसमें सारे ऑप्शन एक में ही जा रहे हैं, बीटा, गामा एंड थर्मल न्यूट्रॉन रेडिएशन। फिल्म बेस को अपन बीटा, गामा और थर्मल न्यूट्रॉन के लिए यूज करते हैं, इनका अपन मेजर करने के लिए यूज करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ओके, सीधा क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा रिसर्च करने लायक क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवांटेज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर। जो हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर है, एचएफ जनरेटर, उनके क्या एडवांटेज है, अपन इसको, ये क्यों फायदेमंद है ज्यादा, है ना। हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर ज्यादा फायदेमंद क्यों है, बताओ, जल्दी बताओ। 17 को ज्वाइन करना, थैंक यू। ओके ओके राहुल जी, बताओ हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर क्यों यूज करते हैं। क्या ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, कन्वर्जन ऑफ एसी टू डीसी। देखो, अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए अपन करते हैं, क्योंकि जो एक्से ट्यूब है उसको डीसी करंट की रिक्वायरमेंट रहती है। तो एसी करंट जो अपने जो बिजली आती है घरों में, वो एसी करंट रहता है, उस एसी को डीसी में जो डायरेक्ट करंट है उसके अंदर अपन कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए अपने को हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर की जरूरत रहती है। तो ये ऑप्शन तो सही जा रहा है, और भी देख लेते हैं। टू इंश्योर एक्यूरेट वोल्टेज एंड करंट, हाँ ये भी बोल सकते हैं, वोल्टेज और करंट के अंदर फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, अपने को एक कांस्टेंट वोल्टेज और करंट चाहिए होते हैं, एक एक्यूरेट वोल्टेज और करंट चाहिए होता है। तो इसके लिए भी अपन हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर को यूज करते हैं। ये ऑप्शन भी सही जा रहा है ना। एक्यूरेट वोल्टेज और करंट चाहिए अपने को, वेरिएबल टाइप के वोल्टेज और करंट की जरूरत नहीं रहती है, ठीक है। ओके, एक्सीलेंट सर्विस एंड रिपेयर, मतलब ये इसकी जो जो हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर है, ये एक्सीलेंट सर्विस है एंड इजीली अपन इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी तरह से ऐसा देखा जाए तो कॉस्टली भी है ना, ज़्यादा इसका मेंटेनेंस का खर्चा भी नहीं है। तो ये भी इसका एक एडवांटेज ही मानेंगे अपन, ठीक है। तो इसके मुझे लग रहा है ऑल द अबव ऑप्शन इज राइट, ठीक है बच्चों। तो हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर को अपन इसलिए यूज करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बायोलॉजिकल इफेक्ट एट द सेम एनर्जी लेवल इज इन द ऑर्डर ऑफ सम एनर्जी लेवल। मतलब कि ये बोल रहा है कि कौन सी रेडिएशन है वो ज्यादा बायोलॉजिकल इफेक्ट शो करती है। आप इधर ध्यान दो बच्चों, क्लास पे ध्यान दो। बायोलॉजिकल इफेक्ट एट द सेम एनर्जी लेवल इज इन द ऑर्डर ऑफ, किसका बायोलॉजिकल इफेक्ट सबसे ज्यादा रहता है, मतलब ऐसे देखा जाए तो हार्मफुल कौन ज्यादा रहती है। तो उसका देखा जाए तो सबसे ज्यादा एल्फा है, उसके बाद है बीटा और सबसे कम गामा। एल्फा रेडिएशन होती है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट दर्शाती है ना, बायोलॉजिकल इफेक्ट शो करती है, बॉडी पर रिएक्ट ज्यादा करती है एल्फा रेडिएशन, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एल्फा होती है, उसके बाद बीटा और सबसे कम गामा। बराबर होती है नहीं, गामा की सबसे ज्यादा होती है नहीं, ठीक है। ऑप्शन ए सही जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। मिनिमम थिकनेस ऑफ लेड कोट, जो लेड एपेरोन होता है, लेड कोट होता है, उसकी मिनिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए, बताओ।
लेड एपेरॉन या लेड कोट है, उसकी मिनिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए बताओ, फटाफट बताओ, जल्दी करो। लेड एपेरॉन की मिनिमम थिकनेस। सी 0.25 mm, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लेड एपेरॉन की जो या लेड कोट है उसकी मिनिमम थिकनेस 0.25 mm के आसपास होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। सीधे क्वेश्चन है ये, रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय, रेडियो एक्टिविटी को किसने डिस्कवर किया, उसकी खोज किसने की बताओ, फटाफट बताओ, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की है, राहुल जी बहुत बढ़िया, इस क्वेश्चन का आंसर दो। आज क्लास में क्यों नहीं सब, क्या पता कुछ बॉम्ब बॉम्ब फूटा है, तो वो देखने गए होंगे बच्चे। ए रोइटजेन, रोइटजेन ने तो एक्सपोजर की खोज की थी, रेडिएशन एक्सरे की खोज की थी, सॉरी एक्सपोजर क्या, विलियम कॉनराड रोइटजेन ने एक्सरे की खोज की थी बच्चों। मैं पूछ रहा हूं रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की है। बी लग रहा है, रोइटजेन नहीं है, बी लग रहा है, बी कौन है, बेक्यूरल। हाँ, बेक्यूरल भाई साहब ने रेडियो एक्टिविटी खोज की थी। जो एक्टिविटी है उसकी ऐसा यूनिट भी बेक्यूरल ही होती है बच्चों, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि जो रेडियो एक्टिविटी है इसकी खोज किसने की है, बेक्यूरल। ठीक है, ध्यान रखना ये, रोइटजेन ने एक्सरे की खोज की है, किसकी की है, एक्सरे। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, बेक्यूरल, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड। अपन जॉइंट का रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस एग्जामिनेशन उस रेडियोग्राफी को क्या बोलते हैं बताओ जी, बड़ा बताओ, लेट्स गो, जल्दी करो जल्दी, जल्दी करो। क्या उसको ऑर्थोग्राफी बोलते हैं, आर्टेरियोग्राफी बोलते हैं, या फिर डेक्रियोसिस्टोग्राफी बोलते हैं, या फिर कोलेंजियोग्राफी बोलते हैं बताओ। ए ऑर्थोग्राफी, देखो और तो सबसे आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये हड्डी या जोड़े की बात हो रही है। ऑर्थोग्राफी सब अपन किसका एग्जामिनेशन करते हैं, जॉइंट्स। जो जॉइंट्स का एग्जामिनेशन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑर्थोग्राफी बोलते हैं। बहुत बढ़िया राहुल जी, बहुत बढ़िया, ये आंसर जा रहा है इसका, वेरी गुड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बताइए ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, गुड एंड यूनिफॉर्म कंप्रेशन ऑफ ब्रेस्ट इन मेमोग्राफी इज टू। जो मेमोग्राफी होती है उसके अंदर दो प्लेट्स होती है, वहां पर अपन ब्रेस्ट का कंप्रेशन क्यों करके रखते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, बताओ। कंप्रेस करके क्यों रखते हैं, क्लास के एंड में सर आपसे एक्सरे टेक्नीशियन के बारे में कुछ पूछना है बच्चों। यदि एक्सरे टेक्नीशियन के बारे में आपको पूरी डिटेल चाहिए तो अपने इस YouTube चैनल पर एक पूरा वीडियो बना रखा है, उस पर आप जाके देख सकते हो। बाकी आपके जो भी क्वेश्चन होंगे अपन लाइव के एंड में ले लेंगे, ठीक है। बताओ, जो मेमोग्राफी होती है उसके अंदर दो प्लेट्स होती है इस तरह से, ये प्लेट और एक इधर होती है, सॉरी, इस तरह से प्लेट्स होती है।
इन प्लेट्स के बीच में ब्रेस्ट को कंप्रेस करके रखते हैं अपन। वाई, ऐसा क्यों करते हैं? बी, शायद अभी पूछ लो, रुको रुको अभी रुको। ब्रेस्ट को कंप्रेस करके क्यों रखते हैं, एक फिक्स पोजीशन में क्यों रखते हैं बताओ, इन प्लेट्स के बीच में? इमोबिलाइज ब्रेस्ट, क्या ब्रेस्ट मूवमेंट ना करे और उसकी स्कैनिंग सही हो इसलिए करते हैं क्या? जी बच्चों, ये भी एक इसका रीजन है, ताकि ब्रेस्ट है वो एक फिक्स पोजीशन में रहे, मूवमेंट ना हो पाए, जिससे उसका एग्जामिनेशन सही हो, है ना। अभी सर को पढ़ाने में, हाँ ठीक है। डिक्रीजेज ज्योमेट्रिकल अनशार्पनेस, ये भी सही है, जो ज्योमेट्रिकल अनशार्पनेस है उसको अपन कम करने के लिए एक फिक्स पोजीशन में ब्रेस्ट को रखते हैं। यह आंसर भी सही जा रहा है बच्चों। स्कैटर्ड रेडिएशन को भी अपन कम करने के लिए यूज करते हैं, है ना। तो मुझे तीनों ऑप्शन सही जा रहे हैं बच्चों। जो प्लेट्स होती है वो कंप्रेस करके अपन इसलिए रखते हैं ताकि ब्रेस्ट एक जगह फिक्स रहे, उसमें मूवमेंट ना हो, मोबिलाइज ना हो, और ज्योमेट्रिकल अनशार्पनेस को अपन डिक्रीज करते हैं उससे, और स्कैटर्ड रेडिएशन भी इससे कम हो जाती है ना। ये तीनों चीजें होने पर अपन ब्रेस्ट की एकदम अच्छे से स्कैनिंग कर पाते हैं, ठीक है। ऑल, बढ़िया बढ़िया, ऑल द अबव आंसर इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्रास्ट मटेरियल यूज इन मैच्योरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राफी इज, जो एमसीयू है उसके अंदर अपन कॉन्ट्रास्ट मीडिया कौन सा यूज करते हैं? एमसीयू है उसके अंदर अपन कौन सा कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज करते हैं, उसके अंदर कौन सा कॉन्ट्रास्ट यूज करते हैं बताओ। एमसीयू के अंदर अपन कौन सा कॉन्ट्रास्ट यूज करते हैं? विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया वी यूज इन एमसीयू? मैच्योरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राफी में अपन कौन सा कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज करते हैं? लिख मत करो कमेंट, सारे मेरे दिख रहे हैं। दो इसका आंसर दो। क्या अपन सोडियम आयोडाइड यूज करते हैं, बेरियम यूज करते हैं, क्या करते हैं, टेलीपैक करते हैं या फ्लेक्स करते हैं? फ्लेक्स, बताओ। एमसीयू के अंदर अपन कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज करते हैं सोडियम आयोडाइड का बच्चों, सीधा क्वेश्चन है। हाँ, सोडियम आयोडाइड का अपन कॉन्ट्रास्ट मीडिया है वो एमसीयू के अंदर करते हैं, जिसके अंदर अपन यूरिन के फ्लो के साथ में उसका एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ऑल आर इमेजिंग मोडलिटी ऑफ चेस्ट एक्सेप्ट, इनमें से सारी चेस्ट के एग्जामिनेशन करने की मोडलिटीज है, एक नहीं है, वो कौन सी है बताओ। जो थोरेक्स है, जो चेस्ट पार्ट है, उसका एग्जामिनेशन करने के लिए अपन कौन सी मोडलिटी का यूज नहीं करते हैं? आज कहां चले गए सारे के सारे? कहां चले गए आज? पढ़ना नहीं है तुम लोगों को, है? काम चोर हो सारे के सारे, पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है तुम लोगों। क्या भाई? पढ़ लो बेटा, एग्जाम पास में है। बताओ किस मोडिलिटी का यूज करते हैं? एचआरसीटी थोरेक्स, एचआरसीटी अपन थोरेक्स के लिए करते हैं, है ना। थोरेक्स के लिए एचआरसीटी होती है अपने, तो जो थोरेक्स या चेस्ट है उसके एग्जामिनेशन के लिए अपन इस मोडिलिटी का तो यूज करते हैं। लेकिन ये पूछ रहा है कौन सी नहीं है एक्सेप्ट, है ना। यूएसजी, यूएसजी वेंटिलेशन परफ्यूजन स्टडी के लिए करते हैं अपन। इकोकार्डियोग्राफी होती है। यूएसजी है वो अपन चेस्ट के लिए नहीं करते हैं, बाकी सब पार्ट के लिए करते हैं। नहीं, सी होगा। नहीं बच्चों, यूएसजी अपन चेस्ट के एग्जामिनेशन के लिए नहीं करते हैं। एब्डोमन हो गया उसके लिए करते हैं, एब्डोमन के लिए करते हैं ना, चेस्ट के लिए यूएसजी नहीं करते हैं। बाकी अदर पार्ट के लिए करते हैं, नेक हो गया, हेड हो गया, इनके लिए करते हैं। चेस्ट के लिए अपन यूएसजी नहीं करते हैं, क्योंकि चेस्ट के अंदर अपने सबसे पहले थोरेक्स रिब केज आ जाता है,
तो यूएसजी वहां पर काम की नहीं रहेगी, है ना। बाकी वेंस वगैरह देखने के लिए, आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज देखने के लिए अपन यूएसजी कर सकते हैं। ठीक है, चेस्ट के पार्ट के लिए यूएसजी नहीं करते अपन, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बेसिक एलिमेंट ऑफ इमेज इंटेंसिफायर आर। जो आईआईटीवी होता है, इमेज इंटेंसिफायर, यूएसजी का यूज बहुत सारी जगह होता है ना। अपन अल्ट्रासोनोग्राफी बोल सकते हैं इसको, यूएसजी सोनोग्राफी है ना, जो सोनोग्राफी करवाते हैं अपन उसी को यूएसजी बोलते हैं। ठीक है, यूएसजी बहुत सी जगह करते हैं यूज अपन। एब्डोमिनल स्टडी के लिए अपन यूएसजी यूज कर सकते हैं, आर्टरीज वेन में ब्लॉकेज के लिए यूएसजी यूज कर सकते हैं, कहीं आपके स्वेलिंग हो, कहीं गांठ हो रखी है, उसका एग्जामिन करने के लिए अपन यूएसजी यूज कर सकते हैं, है ना। जो सुपरफिशियल जहां भी दिक्कत हो उस पार्ट के लिए अपन यूएसजी करते हैं। ठीक है, बताओ जो इमेज इंटेंसिफायर होता है, फ्लोरोस्कोपी देखी है आपने, फ्लोरोस्कोपी के अंदर आईआईटीवी होता है इमेज इंटेंसिफायर, उसमें कौन कौन सी बेसिक जो एलिमेंट है वो यूज होते हैं, बताओ। इमेज इंटेंसिफायर में क्या क्या यूज करते हैं आप। देखो बच्चों, इसके अंदर इनपुट फॉस्फोर होता है, फिर एक एक्सीलरेटिंग एनोड होता है, आउटपुट फॉस्फोर होता है। ये सारी चीजें आईआईटी के अंदर यूज होता है, इस तरह से बना होता है आईआईटी, यहाँ पर इस तरह से होता है। सॉरी, गड़बड़ हो गया है। और यहाँ पर एक्सीलरेटिंग एनोड होते हैं जो एक्सीलरेट करते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन को, यहाँ से एक्सरेज आते हैं, यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से होते हुए यहाँ वापस स्कैटर्ड होते हैं और यहाँ पर इनकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है ना। ये होता आईआईटीवी, जिसके अंदर यहाँ पर इनपुट फॉस्फोर होता है, ये एक्सीलरेटिंग एनोड है जो फोटो इलेक्ट्रोड को एक्सीलरेट करते हैं, और यहाँ पर होता है आउटपुट फॉस्फोर। क्या हो रहा है, यहाँ पर होता है आउटपुट फॉस्फोर जो आगे फोटो इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी बढ़ा देता है। इसीलिए अपन आईआईटीवी यूज करते हैं जो फ्लोरोस्कोपी के अंदर होता है, और इसके ये तीनों बेसिक एलिमेंट है। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना, ऑल द अबव, बहुत बढ़िया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्किंग डिस्टेंस ऑफ सेफ लाइट टू द फिल्म शुड नॉट बी लेस देन। जो सेफ लाइट होती है उसकी फिल्म से कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, है ना। मतलब यहाँ पर यदि आपके जो ड्राई और वेट बेंच है उनके ऊपर यदि आप फिल्म का प्रोसेस कर रहे हो तो फिल्म से सेफ लाइट की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। तो मिनिमम डिस्टेंस 1.2 मीटर के आसपास होनी चाहिए बच्चों, 1.2 मीटर की मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, सेफ लाइट की फिल्म से मिनिमम डिस्टेंस 1.2 मीटर के आसपास होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, हार्ट ऑफ एक्सरे फिल्म, एक्सरे फिल्म की सबसे इंपॉर्टेंट लेयर कौन सी है। हार्ट ऑफ एक्सपोजर, सॉरी एक्सरे फिल्म क्या है, जो एक्चुअल में इमेज फॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है, वो कौन सी लेयर है। एक्सरे फिल्म के लिए डेवलपर का कुछ लेना देना नहीं है, ये तो इसके अंदर कोई पार्ट ही नहीं है। सबस्ट्रेटम लेयर होती है, बेस होता है, इमल्सन होता है।
इमल्सन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, क्योंकि इमल्सन लेयर के अंदर जो सिल्वर ग्रेन होते हैं, सिल्वर हैलाइड होते हैं, जो एक्चुअल में इमेज फॉर्मेशन का काम करते हैं, AgCl AgBr, है ना। तो इमल्सन लेयर है वो एक्चुअल में इमेज फॉर्मेशन का काम करती है ना। जो इसके अंदर जो सिल्वर ग्रेन होता है वो एक्सपोज होने के बाद में जो सिल्वर एटम होता है वो इस इमल्सन लेयर में ही दब के, जहां जहां दबता है वहां पर इमेज का फॉर्मेशन करता है। इमल्सन लेयर को अपन हार्ट ऑफ एक्स फिल्म बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आर कंपोनेंट ऑफ फिक्सर एक्सेप्ट, फिक्सर का कौन सा ऐसा एजेंट है जो अपन फिक्सर के अंदर यूज नहीं करते हैं बच्चों, बताओ। ऐसा कौन सा एजेंट है जिसको अपन फिक्सर के अंदर यूज नहीं करते हैं? हाइड्रोक्विनोन को नहीं करते हैं बच्चों। हाइड्रोक्विनोन क्या है? डेवलपिंग एजेंट है। ये क्या है? डेवलपिंग एजेंट होता है हाइड्रोक्विनोन। तो हाइड्रोक्विनोन को अपन यूज नहीं करते हैं, ये एक फिक्सर सॉल्यूशन नहीं है। सोडियम थाइरोसल्फेट और सोडियम सल्फाइड और वाटर अपन फिक्सर के अंदर यूज होते हैं, ये सारे के सारे। लेकिन हाइड्रोक्विनोन तो एक डेवलपिंग एजेंट है ना। और इसने पूछा है कि कौन सा फिक्सर नहीं है, तो हाइड्रोक्विनोन है जो फिक्सर नहीं है, ये एक डेवलपिंग एजेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिट्रेशन पावर ऑफ रेडियोग्राफ इज इंक्रीजेज बाई, रेडियोग्राफ के ऊपर लिख देंगे अपन रेडिएशन, है ना। रेडियोग्राफी या रेडिएशन लिख सकते हैं। पेनिट्रेशन मतलब भेदने की शक्ति, भेदने की शक्ति, हाँ। मतलब एक्सरे बीम है वो कितना ज्यादा पेनिट्रेट करेगी, कितना अंदर तक जाएगी, कितना भेदेगी, वो किस पे डिपेंड करता है। तो बच्चों जो पेनिट्रेशन है उसकी जो पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किलो वोल्टेज के भी, है ना। जैसे अपन किलो वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो पावर बढ़ेगी, किलो वोल्टेज डिक्रीज करेंगे तो पावर घटेगी। तो केवी के ऊपर डिपेंड करता है, ना तो एमएएस ना फील्ड साइज, किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता है। डिक्रीजिंग किलो वोट, ये बोल रहा है कि पेनिट्रेशन पावर रेडियोग्राफ इंक्रीजेस, इंक्रीज कब होगी? जब किलो वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज का तो ऑप्शन नहीं है। एफएफडी पर नहीं करता डिपेंड, एमएएस पे नहीं करता। एमएएस होता है नंबर ऑफ फोटोन, है ना। इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए अपन एमएएस का यूज करते हैं, लेकिन जो एनर्जी है, जो पेनिट्रेशन पावर है वो बढ़ाने के लिए अपन केवी यूज करते हैं। इंक्रीजिंग किलो वोल्टेज, बहुत बढ़िया। अपन केवी को इंक्रीज करेंगे तो पेनिट्रेशन पावर भी बढ़ेगी, और ये यही पूछ रहा है। तो केवी इंक्रीज करेंगे तो पेनिट्रेशन पावर बढ़ेगी। ये नहीं होगा, डिक्रीज करेंगे केवी तो पेनिट्रेशन पावर कम होगी। इन्होंने पूछा है कि इंक्रीज कब होगी? इंक्रीज होगी जब अपन केवी बढ़ाएंगे, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, T2 ऑफ फैट इज, क्या होता है? फैट का T2 वाटर से कम होता है या ज्यादा होता है, बताओ। ये एमआरआई का क्वेश्चन है बच्चों। एमआरआई के अंदर T1 रिलैक्सेशन और T2 रिलैक्सेशन होता है। तो जो फैट है उसमें क्या T2 रिलैक्सेशन उसका जो रिलैक्सेशन है उसका कम होता है या ज्यादा होता है वाटर से, वो बताना है आपको, बताओ। T2 रिलैक्सेशन फैट का कम होता है या ज्यादा, बताओ। सीधा क्वेश्चन है, बताओ। बच्चों फैट का T2 रिलेशन है, जो रिलैक्सेशन है वो वाटर की कंपैरिजन में कम होता है ना, ध्यान रखना। ये शॉर्टर देन वाटर होता है। फैट का जो T2 रिलैक्सेशन है वो वाटर से कम होता है। सर T2 क्या है? देखो बच्चों, जो आपने एमआरआई पढ़ी होगी, एमआरआई सीक्वेंस के अंदर T1 और T2 रिलैक्सेशन आता है। T1 होता है लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन, T2 होता है ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन। ये जब आप एमआरआई पढ़ोगे पूरी तरह से तो उसमें पता चलेगा। यदि आपने मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग नहीं पढ़ी है तो आपके ट्यूशन ये ऊपर से जाएगा, और एमआरआई इधर मैं पूरी पढ़ा नहीं सकता हूँ, है ना, बड़ा टॉपिक है, टाइम लगेगा इसमें, ठीक है। T1 और T2 रिलैक्सेशन होता है, उससे इमेज डार्क कौन सी होगी, लाइट कौन सी होती है, उसका पता चलता है ना। ओके, तो T2 ऑफ फैट इज शॉर्टर होता है वाटर से,
अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, ऐसे थोड़ी होगा। तो ग्रेजुएशन में पास कैसे हुए? पढ़ा नहीं है तो ग्रेजुएशन में पास कैसे हुए? हम्म। चलो अगले क्वेश्चन पे। इन ए नॉर्मल केस एयर इज सीन एज डार्क ऑन। नॉर्मल केस के अंदर जो हवा है, एयर है, वो डार्क किस में दिखती है? बताओ। इन ए नॉर्मल केस एयर इज सीन एज डार्क ऑन। बस ऐसे ही हो गए, बढ़िया। ये बताओ, देखो बच्चों, नॉर्मल केस के अंदर एयर, चाहे अपन सीटी स्कैन कर लो चाहे एमआरआई कर लो, इनमें डार्क ही दिखती है ना, चाहे टी1 रिलैक्सेशन हो टी2 रिलैक्सेशन हो। एयर नॉर्मल केसेस के अंदर सीटी एमआरआई इन दोनों के अंदर डार्क ही दिखती है, ध्यान रखना ये। तो इन नॉर्मल केस एयर इज सीन एज डार्क ऑन सीटी इमेज, टी1 विटेड इमेज, टी2 वेटेड इमेज, ऑल द अबव। ठीक है, तो एयर है वो सब में डार्क ही दिखेगी आपको। जब आप एक एक्सरे फिल्म, एमआरआई की फिल्म देखते हो, सीटी स्कैन की फिल्म देखते हो, तो उसके अंदर डार्क डार्क पोर्शन है, मतलब जहां पे एयर हो गई वो डार्क पोर्शन ही रहेगा। हालांकि फैट और फ्लूइड भी डार्क होता है टी1 और टी2 रिएक्शन के अंदर अलग अलग तरीके से, लेकिन एयर हर केस में डार्क ही दिखेगी आपको। ठीक है, ध्यान रखना, ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एयर डार्क ही दिखेगी। इन मेडिकल अल्ट्रासोनोग्राफी पीजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल यूज, जो यूएसजी है, सोनोग्राफी है, अल्ट्रासोनोग्राफी है, उसके अंदर उसके अंदर एक पीजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है जो साउंड वेव प्रोड्यूस करता है। तो उस पीजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल, वो पीजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता कौन सा है? सीधे क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना, क्वेश्चन आते हैं ऐसे सीधे क्वेश्चन। जो यूएसजी होती है उसके अंदर पीजियो इलेक्ट्रिक अपन यूज करते हैं लेड जिरकोनेट टाइटनेट, LZT अपन यूज करते हैं एज ए पीजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, जिसको पीट कर या प्रेशर देकर साउंड वेव जनरेट करते हैं उसको पीजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, ERCP इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मतलब कहां पर अपन नहीं कर सकते हैं ERCP, है ना? ERCP अपन कहां पर नहीं कर सकते हैं, बताओ। ERCP की फुल फॉर्म होती है एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पेनक्रिएटोग्राफी। क्या होती है? एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पेनक्रिएटोग्राफी। ERCP का यूज अपन करते हैं किसके लिए? डायग्नोस और ट्रीटमेंट के लिए। किसका ट्रीटमेंट के लिए? बाइल और पेनक्रियाज के लिए, है ना। बाइल और पेनक्रियाज के डायग्नोसिस और उसके ट्रीटमेंट के लिए अपन ERCP का यूज करते हैं। लेकिन कहां अपन ERCP नहीं करेंगे? कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब ऐसी कौन सी स्थिति है पेशेंट की या किस स्थिति से वो सफर कर रहा है, उस टाइम अपन ERCP यूज नहीं कर सकते हैं, बताओ। सीवियर कार्डियक डिजीज, बहुत बढ़िया बच्चों। सीवियर कार्डियक डिजीज के अंदर अपन ERCP यूज नहीं करते बच्चों, है ना, क्योंकि ERCP के अंदर अपन जो फ्लोरोस्कोपी और एंडोस्कोपी इन दोनों का यूज करते हैं, साथ में कॉन्ट्रास्ट मीडिया भी यूज करते हैं, तो वहां पर रिस्क रहती है कार्डियक डिजीज के अंदर, वहां पर अपन ERCP नहीं करते हैं, बाकी जगह अपन ERCP कर सकते हैं। तो ERCP का कॉन्टेक्ट है सीवियर कार्डियक डिजीज, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, सी, बढ़िया बढ़िया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ फ्लूइड CSF और यूरिन इज वाइट इमेज इज, CSF और यूरिन की वाइट इमेज किस में आती है बच्चों, बताओ। ये भी हमारे का क्वेश्चन है, CSF और यूरिन की वाइट इमेज किस में आती है, बताओ। जल्दी करो भाई,
फटाफट आंसर नहीं दे रहे हो तुम लोग। बताओ 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 बताओ। बताओ। बताओ एयरचिव यूज कहाँ है? एयरचिव यूज बताया ना। जो बाइल और पेनक्रियाज है उसका ट्रीटमेंट और डायग्नोस के लिए अपन यूज करते हैं ना। बी T1 वेटेड इमेज फ्लूइड, जैसे CSF हो गया, यूरिन हो गया, ये फ्लूइड वाइट कब दिखता है? T1 रिलैक्सेशन या फिर T2 रिलैक्सेशन में? T2 वेटेड इमेज या T1 में? देखो बच्चों, एक एक चीज बता देता हूं मैं तुम लोगों को। एक तो फैट का क्वेश्चन आता है और एक फ्लूइड का आता है। इनमें से डार्क कौन सा होता है, व्हाइट कौन सा होता है? तो जो फ्लूइड है, जैसे CSF हो गया, यूरिन हो गया, ये व्हाइट आते हैं T2 रिलैक्सेशन में। फ्लूइड व्हाइट और डार्क। और ये कब आएगी व्हाइट और कब आएगी डार्क, बता देता हूं। जब फ्लूइड व्हाइट होगा तो फैट डार्क आएगी, है ना। जब फ्लूइड व्हाइट दिखेगा तो फैट डार्क आएगी, और जब फ्लूइड डार्क दिखेगा तो फैट व्हाइट आएगी, है ना। ये चीज है। अब जो ये बोला है कि फ्लूइड व्हाइट किस में आएगा, फ्लूइड व्हाइट आएगा T2 रिलैक्सेशन। जो T2 वेटेड इमेज है उसके अंदर तो हाँ, जो फ्लूइड है व्हाइट आएगा T2 में, फ्लूइड डार्क किस में आएगा, T1 में आएगा, ठीक है। लेकिन फैट व्हाइट किस में आएगी, जब फ्लूइड डार्क होगा तो उस टाइम फैट व्हाइट आएगी T1 में, ठीक है। और फैट डार्क कब आएगी, फैट डार्क कब आएगी बताओ, जब फ्लूइड व्हाइट हो। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, इससे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। और एयर हमेशा डार्क ही रहती है, एयर हमेशा डार्क ही रहती है। तो यहां से तुम लोग देख सकते हो MRI, ठीक है। फैट व्हाइट कब आएगी, T1 में। फैट डार्क कब आएगी, T2 में। फ्लूइड व्हाइट कब आएगा, T2 में। फ्लूइड डार्क कब आएगा, T1। तो व्हाइट डार्क T1 T2 T2 T1, याद कर सकते, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, IMP। चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। इन डुअल सोर्स सिटी, जब अपन सिटी में डुअल सोर्स यूज करते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्टर आर यूज, फिल्टर कौन सा यूज करते हैं उसके अंदर। ये सिटी जनरेशन का क्वेश्चन है। डुअल सोर्स सिटी के अंदर अपन कौन सा फिल्टर यूज करते हैं? क्या वो फिल्टर लेड का बना होता है, क्या वो फिल्टर टंगस्टन का बना होता है, क्या वो टिन का बना होता है, क्या वो यूरेनियम का बना होता है? किसका बना होता है बताओ, अरे पता हो। जो डुअल सोर्स सिटी होती है उसके अंदर अपन टिन का फिल्टर यूज करते हैं बच्चों, ध्यान रखना, सीधे क्वेश्चन है ये, है ना। लेड टंगस्टन का यूज नहीं करते, टिन का यूज करते हैं अपन डुअल सोर्स सिटी के अंदर। इसके अंदर दो सोर्स होते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर टंगस्टन। इनमें से कौन सा टंगस्टन के लिए सत्य नहीं है, क्या करेक्ट नहीं है टंगस्टन के लिए? क्या टंगस्टन का एटॉमिक नंबर 74 होता है? जी सर 74 होता है। केसीएल बाइंडिंग ऑफ टंगस्टन इज 69.5 केवी, 69.5 केवी, हाँ ये भी सही है ना। द मास नंबर ऑफ टंगस्टन इज 284, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर W, ये भी सही है। 284 नहीं होता बच्चों, जो टंगस्टन है इसका मास नंबर 284 नहीं होता। बहुत बढ़िया सी, बहुत बढ़िया। टंगस्टन का मास नंबर होता है 183.4 के समथिंग, है ना, 183 पॉइंट समथिंग होता है कुछ। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो नॉट करेक्ट पूछा आपने, नॉट करेक्ट सी लग रहा है मुझे। अच्छा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन। ये रहा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर एक्सरे एक्सेप्ट।
इनमें से कौन सा एक्सरे के लिए सही नहीं है, बताओ। इनमें से कौन सा एक्सरे के लिए सही नहीं है? क्या एक्सरे इनविजिबल होते हैं? ये तो सही है, एक्सरे तो इनविजिबल होते हैं भाई, दिखता नहीं है एक्सरे। क्या दिखता है किसी को? एक्सरे दिखता नहीं है ना, एक्सरे इनविजिबल रहता है। दे फॉर्म पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को जो एक्सरेज है वो फॉलो करती है ना। एक्सरे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। दे कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अरे भाई अपन वैक्यूम को तो क्रिएट करते हैं, है ना। वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है, एक्सरे वैक्यूम के अंदर ट्रेवल कर सकता है। इसने पूछा है कि कैन नॉट, वो नहीं करती है क्या? नहीं, वो कर सकती है, वो कर सकती है। दे कॉजेज आयन, जरूर करती है, आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करती है, क्योंकि ये एक आयोनाइजिंग रेडिएशन है और जब ये मीडियम से निकलती है तो मीडियम के पार्टिकल को आयोनाइज कर देती है। वैक्यूम के अंदर ट्रेवल कर सकती है, लेकिन इन्होंने लिखा है कि नहीं कर सकती, तो ऐसा नहीं होगा। और आंसर जिसने पूछा है कि कौन सा ट्रू नहीं है, तो वो यही है जो सत्य नहीं है। नहीं, डी होगा। नहीं नहीं, डी नहीं होगा, आयोनाइजेशन प्रोड्यूस नहीं करते हैं, सॉरी आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं, ये सत्य है। इसने पूछा है कि कौन सा नहीं होगा ट्रू, तो सी जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, खत्म हो गए। तो बच्चों आज की क्लास में अपन ने कुछ 20 to 25 क्वेश्चन किए हैं, जो अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। कुछ सीटी स्कैन और एमआरआई के क्वेश्चन भी थे, है ना। किसी को कुछ पूछना है अभी पूछ सकते हो आप, पूछना है तो पूछ लो भाई, किसी को कुछ। बैठ जाता हूँ मैं। तो ये सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हो रहे हैं बच्चों। यहाँ पर आप इस सेशन को मैक्स मिस ना करें बच्चों, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है लेक्चर, है ना। आप इसको कैजुअल ना लें। सर नोटिफिकेशन आने पर फॉर्म फिल कर सकते हैं? बच्चों नोटिफिकेशन आ रखा है, एम्स गोरखपुर की जो ऑफिशियल साइट है वहां पर फॉर्म चल रहे हैं अभी, जल्दी जाओ फॉर्म भरो, है ना। 30 नवंबर लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, तो वहां जाकर आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली क्लास में इसी जोश के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए। सर 12th पास होने पर फॉर्म फिल कर सकते हैं? हाँ, 12th होने के बाद में आप यदि आपको डिप्लोमा करना है और यदि आप राजस्थान के हो तो राजस्थान में आरपीएमसी है, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल, वो अपने हर साल फॉर्म निकालती है बच्चों। उन फॉर्म को आप भरिए और आपके 12th के परसेंटेज के बेसिस पर आपको कॉलेज अलॉट होगी और वहाँ से आप डिप्लोमा कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको डिग्री करनी है तो उसके लिए इंट्रेंस एग्जाम होता है। यदि मैं राजस्थान की बात करूँ तो अभी राजस्थान में नीट के थ्रू एडमिशन मिलेगा इसमें। पहले जो आरएचएस यूनिवर्सिटी थी वो अलग से एग्जाम कंडक्ट करवाती थी, लेकिन अभी नीट के थ्रू ही होगा इसके अंदर एडमिशन। बात करें अदर स्टेट की तो वहाँ पर अलग अलग यूनिवर्सिटीज है जो अपने इंट्रेंस एग्जाम करवाती है। हाँ, यूपी के लिए यूपी का अलग एक यूनिवर्सिटी है, वो इंट्रेंस एग्जाम करवाती है बच्चों, उनमें नीट से नहीं होगा, वो अलग से इंट्रेंस एग्जाम करवाती है जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूछी जाती है। आपको एंट्रेंस देकर आप इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, ओके, मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। तब तक के लिए ओके बाय।